तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, होली भी ठीक ठाक गुजरी होगी आप लोगों की। तो पिछला फ्राइडे, सैटरडे, संडे शब बारात भी थी। तो अब आज मंडे, वीक का पहला दिन, नई शुरुआत, नई कहानी के साथ। लेकिन मैं आज आपको कहानी सुनाऊं उससे पहले एक कहानी थोड़ी सी दिल को कचोट देने वाली भी, और ऐसी कहानी जो एक सच भी है। और सच ये है कि यह हमारे आसपास अक्सर होता है, हम लोगों ने भी देखा है। हम में से कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं, कुछ लोग खामोश रहते हैं, ये सोच कर कि हमारा क्या मतलब है, उनका घर वो जाने, उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे, उनके माँ बाप। एक कहानी आई अभी पाकिस्तान के पेशावर हाई कोर्ट से। पाकिस्तान के पेशावर हाई कोर्ट में एक अजीब मुकदमा आया। मुकदमा ये था कि एक बुज़ुर्ग माँ बाप, जिनका नाम निसार बीबी और गौहर अली, एक मिडिल क्लास फैमिली, दोनों की ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। इन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की। 6 बेटे इनके, निसार बी और गौहर अली के। इन्होंने अपने बच्चों को बेहतर तालीम दी, पढ़ाया लिखाया, अच्छे स्कूलों में भेजा, बड़े हुए बच्चे। इन 6 में से 5 बेटे ठीक ठाक थे, एक थोड़ी सी उसकी दिमागी हालत कमज़ोर थी। तो जब बड़े हुए तो सब अलग अलग अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपनी अपनी गृहस्थी में रच बस गए। फिर एक वक्त ऐसा आया जब 6 में से 5 बेटे की शादी हुई। शादी के बाद सब अपनी दुनिया में मगन, खुश, अपनी अपनी बीवियों के साथ खुश, और धीरे धीरे माँ बाप को भूलते गए। उन माँ बाप को जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी कमाई बच्चों की पढ़ाई लिखाई, परवरिश, शादी में लगा दी। एक वक्त ऐसा आया कि माँ बाप अब अपना घर तक उन्होंने बेच दिया बच्चों की खातिर। किराए के घर में रहने लगे, 4,000 रुपये किराया। इधर बच्चे सब अच्छे खासे, अच्छी अच्छी नौकरी लग गई। एक बेटा तो विदेश चला गया, वहाँ नौकरी करने लगा। लेकिन फिर बीवी और साथ में रहने के बाद माँ बाप को भूलते गए। धीरे धीरे माँ बाप के पास सिर्फ एक बेटा बचा, वो भी जो दिमागी रूप से कमज़ोर था, जिसकी जिम्मेदारी थी एक तरह से समझिए तो बाकी भाई के लिए बोझ था वो, और शायद माँ बाप भी बोझ थे। तो 5 बच्चे अपनी ज़िंदगी में मस्त मगन, अपनी बीवियों के साथ, बूढ़े माँ बाप को भूल गए, और वो बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उम्र बढ़ती जा रही है, 4,000 रुपये किराया, घर का किराए के पैसे भी नहीं, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे। अजीब ज़िंदगी थी। उनकी कहानी एक वकील को पता चली। उन वकील ने उनसे बात की। इसके बाद उस वकील ने इंसानियत के नाते कहा कि आपको आपका हक मिलना चाहिए, और वो कोर्ट में पहुंच गए। और उन्होंने कहा कि ये जिस माँ बाप के 6 बच्चे हों जवान, एक बेशक बीमार है, 5 तो ठीक हैं, और वो अगर किराए के घर में रहे, खाने के लिए उसके पास नहीं, ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें उसके साथ, और कोई भी बच्चा ध्यान न दे, तो ये कैसा समाज है। कोर्ट ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। इस मुकदमे की सुनवाई 5 के 5 बेटे को नोटिस भेजा गया, तारीख पड़ी, आया सिर्फ एक बेटा, बाकी 4 नहीं। कोर्ट ने जब सारी कहानी सुनी तो जज ने कहा कि अगर तुम लोगों के अंदर इतनी भी अखलाक या जिम्मेदारी नहीं है तो तुम्हारे माँ बाप को हम खुद पाल लेंगे, जज ने कहा। लेकिन कानून है, हमें फैसला भी सुनाना है। इसके बाद पुलिस को कहा गया कि इसके जो 4 बेटे हैं, अगली तारीख दी गई है, उनको कोर्ट में हाजिर करो, वरना उनको गिरफ्तार करो। उधर माँ से पूछा गया, आप क्या चाहती हैं। माँ ने कहा कि मेरे बच्चे कैसे भी हैं, मैं माँ बाप के लिए उसके बच्चे कभी बुरे नहीं होते, बट हाँ, जिस तरीके से उन्होंने जो हम लोगों के साथ किया, हमें अलग ही रहना है अब, ठीक है, क्योंकि अदालत अगर फैसला सुना दे कि बच्चों के साथ ही रहना है, फिर कल को वही दिन आएंगे, फिर बेटा बहू घर से शायद निकाल दें, हम फिर सड़क पर आ जाएं, फिर किराए के घर पर आ जाएं। तो उससे अच्छा ये है कि अभी जैसे हैं वैसे ही रहे। हाँ, अगर कुछ मदद मिल जाती है तो ठीक है। बच्चों ने कहा कि हम तो पैसे देते हैं, कोई कहता 1,000 रुपये, कोई कहता 2,000 रुपये। जज ने कहा कि इन्हें सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, इन्हें प्यार चाहिए, जो तुम लोगों को दिया इसने बचपन से। तो एक फिल्म भी आई थी बागबान, शायद ये उसी से वैसी ही कुछ कहानी भी है। पाकिस्तान की मीडिया में ये खबर काफ़ी चली। अब अदालत ने अगली तारीख दी है, देखिए उस तारीख पे क्या होता है। जो भी फैसला आएगा मैं आप तक ज़रूर उसका अपडेट दूंगा। पेशावर की कहानी है ये। लेकिन ऐसी कहानियाँ सुनकर दिल को बड़ी बेचैनी सी होती है, झकझोर कर रखती, मतलब ये कहानियाँ रख देती हैं।
और शुरू जो मैंने कहा था, बेशक ये कहानी पेशावर की है, लेकिन अपने आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी औलादें हैं जो जब वक्त निकल जाता है तो अपने बूढ़े माँ बाप तक को छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे वृद्धाश्रम हैं जिनके बच्चे अमीर हैं बट उनकी माँ वहाँ रह रही हैं क्योंकि बच्चों को उनकी ज़रूरत नहीं है, उनके बेटे की बहुओं को उनकी ज़रूरत नहीं है। पर ये लोग भूल जाते हैं कि उम्र वो चीज़ है जिससे कोई बच नहीं पाता है। आज माँ बाप बूढ़े हुए तो आपने छोड़ दिया, कल आप भी बूढ़े होंगे, और अगर आपके बच्चों ने भी यही किया तो फिर क्या होगा। तो अगर ये चीज़ें हम सोच लें तो शायद ऐसी गलती ना करें। लेकिन इंसानी सोच पे बड़ा अफसोस होता है कि माँ बाप के लिए कहते हैं औलाद से बड़ी कोई चीज़ नहीं, और उसी तरह से औलाद के लिए भी माँ बाप से बड़ी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उसने आपकी परवरिश की, पाला पोसा, खुद भूखे रहकर आपको निवाला दिया, और ऐसे माँ बाप को जब उनकी ज़रूरत होती है कि आप उनकी मदद करें, आप उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, ये बेहद अफसोसनाक है। और मुझे लगता है कि इसमें अदालत और बाकी चीज़ें छोड़िए, मेरी अपनी तो राय ये है कि किसी हीनियस क्राइम की जो सज़ा होती है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा इसमें सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके पूरे भरोसे का, आपके प्यार का एक तरह से खून है जो खुद औलाद करती है। तो ये कहानी मुझे लगा शुरू में आपसे शेयर करूं, इसलिए मैंने ये शेयर की। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक बम है जो पिछले 64 साल से 64 ईयर्स गुम है, और ये बम इतना खतरनाक है कि कहते हैं कि अगर ये फट गया तो करीब 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी चीज़ें होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ 2 किलोमीटर के रेंज में तो आग की लपटें उठेंगी। अब 2 किलोमीटर का दायरा कितना बड़ा होता है आप सोच सकते हैं, और 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी सांसें लेती हैं, चाहे वो इंसान हो या फिर पेड़ पौधे हों, परिंदे हों, वो सब मारे जाएंगे। अब इतना ख़तरनाक बम लास्ट 64 ईयर से गुम है। क्यों गुम है, कहाँ है, कौन ले गया, क्या ये फट सकता है, क्या इससे तबाही मच सकती है, ये पूरी कहानी आज इसी के ऊपर है। बम जो है वो हाइड्रोजन बम है। अब हाइड्रोजन बम क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। जो परमाणु बम होते हैं, न्यूक्लियर बम, उसके अलग अलग किस्म हैं, उनमें से एक है हाइड्रोजन बम, जो अब तक दुनिया में एक ही बार नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने जो 2 एटम बम गिराए थे, उस एटम बम से करीब 1000 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है हाइड्रोजन बम। तो नागासाकी और हिरोशिमा पे जो गिरा उसकी तबाही आपको पता है। अब सोचिए अगर वहाँ पे हाइड्रोजन बम गिरा होता तो 1000 गुना ज़्यादा तबाही होती। इतना ख़तरनाक होता है, और पूरी दुनिया जानती है कि ये कितना ख़तरनाक होता है। दुनिया के गिने चुने देश के पास ये हाइड्रोजन बम है। उनमें से एक अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है, रूस है, भारत है, पाकिस्तान है, इजराइल है। जब से सबसे पहले कहते हैं अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था, और ये जो टेस्ट किया था ये एक आइसलैंड है, आइलैंड जो अमेरिका के ही आसपास था, सुनसान मतलब दूर था आबादी से। उस आइलैंड के ऊपर जब ये टेस्ट किया हाइड्रोजन बम, तो वहाँ पे जितनी भी जिंदगियाँ थी वो सब खत्म हो गई। इस बम की ताकत इतनी ज़्यादा थी। इस बम का इस्तेमाल आज तक किसी भी देश ने नहीं किया है, और जिन जिन देशों के पास ये बम है उन्हें मालूम है कितना ख़तरनाक है, इसकी तबाही क्या होगी। शायद यही वजह है कि इस बम का इस्तेमाल, हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। बस ये समझ लीजिए कि तबाही का दूसरा नाम ही हाइड्रोजन बम है, और यही हाइड्रोजन बम अमेरिका के पास था। बात 5 फरवरी 1958 की है, 5 फरवरी 1958 की। दोपहर का वक्त था। इसी हाइड्रोजन बम को लेकर अमेरिका का एक कैरियर विमान, वायुसेना का, अमेरिकी एयरफोर्स का B-47 स्ट्रेटोजेट, ये इस हाइड्रोजन बम को लेकर एक रूटीन ट्रायल उड़ान पर थी, और बम को लेकर जा रहा था एयरफोर्स के विमान में। करीब 40,000 की हाइट थी प्लेन की, और इस प्लेन को जो उड़ा रहे थे उसके थे पायलट जो है मेजर हॉवर्ड रिचर्डसन, एक सीनियर पायलट थे, और इस बम को वो लेकर जा रहे थे एक ट्रेनिंग मिशन के पास प्लेन, और उस प्लेन के अंदर ये बम रखा हुआ था, और इन्हें वापस पहुंचना था फ्लोरिडा में, US के एयरबेस पर इस प्लेन को लैंड करना था।
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोपहर के बाद शाम हो चुकी थी, 5 फरवरी 1958 की तारीख थी। लेकिन इसी दौरान उसी रूट पर अचानक एक अमेरिका का ही B-47 फाइटर जेट गुजर रहा था। अब B-47 फाइटर जेट को, ये जो प्लेन था जिसमें हाइड्रोजन बॉम्ब रखा हुआ था, B-47 एस्ट्रोजेट, ये उसके राडार पे दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं दिया तो वो अपना उड़ता रहा और रडार पे न दिखने की वजह से दोनों प्लेन करीब आ गए, फाइटर जेट भी और जिसमें हाइड्रोजन बॉम्ब रखा हुआ था। और इतने करीब आए कि एन टाइम पे जब प्लेन दिखाई दिया तब स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने डायरेक्शन को चेंज करते उससे पहले जो पंख थी प्लेन की, वो दोनों पंख एक दूसरे से टकरा गए। टक्कर ज़बरदस्त थी। शुक्र ये है कि आमने सामने प्लेन की टक्कर नहीं हुई, लेकिन पंख जो है उसका टकरा गया था। दूसरा जो प्लेन था F-86 फाइटर जेट, इसके पायलट थे लेफ्टिनेंट क्लेरेंस स्टीवन। अब गलती कायदे से दोनों पायलट की नहीं थी, क्योंकि रडार पे दिखी नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन था नहीं, प्लेन टकरा गया और जो बायां पंख था जिसमें हाइड्रोजन बम रखा हुआ था वो टकराया था उससे। अब टकराने के बाद जो फाइटर जेट था उसका बैलेंस बेकाबू हो गया। पायलट को लगा कि अब क्या करें, तो जान बचाने के लिए वो पैराशूट से कूद पड़ा प्लेन को छोड़कर। इधर दूसरी तरफ जिसमें हाइड्रोजन बॉम्ब रखा हुआ था उसके फ्यूल टैंक को नुकसान पहुंचा था और अब पायलट को लगा कि ये बहुत दूर तक उड़ान नहीं भर सकते, फ्लोरिडा एयरबेस तक पहुंचना, वहां तक नहीं जा सकते। अब क्या करें, ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन ये था कि सबसे नियरेस्ट कहीं पे, इससे पहले कि फ्यूल टैंक में कोई ऐसा धमाका हो या कुछ हो जाए, इसको लैंड करवा देते हैं। सबसे नज़दीक में वहाँ पे एक सवाना एयरफोर्स का बेस था और वहीं पे लैंड कर सकते थे। पायलट ने फ़ौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के थ्रू कांटेक्ट किया और कहा कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया और हमें इमरजेंसी में लैंड करना है। अब दिक्कत ये थी कि सवाना एयरफोर्स बेस पर एक ही रनवे था और उस रनवे पे भी मरम्मत का काम चल रहा था, क्योंकि उस दिन उनका कोई रूटीन वो था नहीं कि कोई प्लेन का उतरना या उड़ना। तब वो क्या करें? अब सवाल है कि रनवे एक और उस पर मरम्मत का काम और इस हाइड्रोजन बम उस प्लेन में, उसको लेकर रनवे चूँकि उबड़ खाबड़ मरम्मत चल रही है, तो अगर उसमें झटका लगा और वो बॉम्ब बाहर निकला तो तबाही मचा देगा। आसपास के 20 किलोमीटर के रेंज में कोई बचेगा नहीं। अब पायलट को लगा कि ये बड़ा रिस्की है, फिर क्या करें? और कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरा एयरबेस बहुत दूर था, वहाँ तक फ्यूल टैंक प्लेन को उड़ा कर ले जाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। अब पायलट को लगा कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही रास्ता बचा है। जिस जगह से वो उड़ रहा था वो बॉम्ब को सबसे पहले समंदर में गिरा दे। समंदर में गिराएंगे तो आबादी भी बचेगी, तबाही भी बचेगी और बाद में जो होगा देखा जाएगा। हालांकि खुद पायलट और को पायलट को भी रिस्की था मामला, क्योंकि फ्यूल टैंक डैमेज हो चुका था, उनकी भी जान जा सकती थी। लेकिन उन्हें पता था कि जो स्पेशल पार्सल उनके प्लेन में है वो कितना ख़तरनाक है, उसको कैसे छोड़े। तो और कोई रास्ता दिखा नहीं, एयरबेस बहुत दूर, नियरेस्ट इकलौता सवाना में रनवे मरम्मत का काम। तो आखिर में ये फैसला हुआ कि इस हाइड्रोजन बॉम्ब को समुद्र में गिरा दिया जाए और इसके बाद वही फाइनल जो अथॉरिटी उनके सुपीरियर थे उन्होंने इजाज़त दी और इस बॉम्ब को समंदर में गिरा दिया गया। जब समंदर में इसको गिराया गया तो वो जगह पायलट को मालूम थी कि कहाँ पे ये गिराया गया, और वो एक टाइबी आइलैंड था। ये अमेरिका का ही एक हिस्सा है और जॉर्जिया स्टेट के पास पड़ता है टाइबी। तो टाइबी के पास इस बॉम्ब को गिरा दिया और गिराने के बाद पायलट और को पायलट उस प्लेन को वापस उसी सवाना एयरपोर्ट, जो कि रनवे बन रहा था, काम हो रहा था, किसी तरीके से लैंड कराने में कामयाब हो जाते हैं और दोनों की जान बच जाती है। तो पायलट की जान बच गई, लेकिन अब सबकी धड़कनें ये थी कि वो बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, टाइबी आइलैंड के पास समंदर में गिराया गया है और ये पायलट और को पायलट को एग्जैक्ट लोकेशन पता था कि कहाँ गिराया गया है। अब ये खबर ऊपर के तमाम अफसरों को दी गई, लेकिन फिलहाल एक हादसा बचा हुआ था। अच्छा, बीच में मुझे याद आया, दीपक ने कहा था कि बहुत सारी जो क्राइम तक की आप लोग कहानियाँ सुनते हैं, तो
एक कुकू FM है जिस पे आप तमाम अपने मनपसंद की कहानी सुन सकते हैं। तो कुकू FM डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये एक ऐप है और आप इसमें हज़ारों फिक्शन, नॉन फिक्शन कहानियाँ जो आपकी पसंद का हो वो सुन सकते हैं। किसी की बायोग्राफी क्राइम की चाहिए वो भी सुन सकते हैं, ट्रैवल में अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो भी सुन सकते हैं। तो आपकी क्राइम और उससे जुड़ी हुई या बाकी चीज़ों की जो कहानियाँ हैं वो कहानियों का पूरा भंडार लेकर आता है कुकू FM डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यह ऐप है तो आप इसको सुन सकते हैं। और ख़ास बात, एक अच्छी बात यह भी है कि इसको सुन सकते हैं और आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस पर भी जाकर आप कुकू ऐप पर इसको लिंक को खोल सकते हैं। और क्राइम तक फैमिली मेम्बर के लिए ख़ास तौर पर एक तोहफ़ा है और वो ये कि 50% का डिस्काउंट भी है, 50% का डिस्काउंट है। तो जो इस नीचे लिंक है इसके कूपन पर जो कोड है CRIME50 CRIME50 बस आपको यूज़ करना है और फिर आपको इस पर डिस्काउंट मिलेगी। तो कुकू FM पे कहानियों का भंडार है। आप लोग कहानियों के शौकीन हैं तो ज़रूर सुनिए और एंजॉय कीजिए। तो अब समंदर में हाइड्रोजन बम गिरा दिया गया है। पायलट को पायलट दोनों बचे हुए हैं। अब ये बात ऊपर तक पहुंची। नेक्स्ट डे, ये चूँकि कहानी है 5 फरवरी 1958 की, 6 फ़रवरी की तारीख आती है, 6 फरवरी 1958। बाकायदा इसी टाइबी आइलैंड पर एक खोजी दस्ता निकाला जाता है पायलट को पायलट की निशानदेही पर, और उन्होंने लोकेशन बताया कि हमने हाइड्रोजन बम कहाँ गिराया था। तो 6 फरवरी अगले ही दिन 24 घंटे के बल्कि कम वक्त में ही वहाँ जाकर जो नेवी की टीम थी, उनके ख़ास दस्ते थे, वो समंदर में गोताखोरों और बाकी चीज़ों की मदद से अब हाइड्रोजन बम की तलाश शुरू करते हैं। उन्हें मालूम था कि पायलट को पायलट ने सही जगह बताया है, लोकेशन बम कहाँ है, तो मिनटों का काम है, ढूंढ लेंगे, ढूंढ के बाहिफाजत जो एक्सपर्ट है उसके निकाल लेंगे, वापस अपने अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन होता ऐसा नहीं है। जिस जगह बताया गया उस जगह पे घंटों तलाश की गई, नहीं मिला। फिर कहा चलो अगले दिन ढूंढते हैं। अब अगले दिन भी ढूंढा, अगले दिन भी नहीं मिला। अच्छा, अब ये कोई छोटा मोटा हाइड्रोजन बम नहीं था, बल्कि ये करीब करीब 1010 फीट लंबा था, ये 10 फीट लॉन्ग, और 3000 किलोग्राम 3000 kg का ये वेट था इसका, हाइड्रोजन बम का। तो अब 10 फीट लंबा बम कोई छोटा मोटा सुई तो है नहीं। ढूंढा गया लेकिन नहीं मिला। 7 फरवरी 8, 9, 10, 11 दिन, हफ्ते, महीने गुजरते गए, बॉम्ब नहीं मिला। खोजी दस्ते की तादाद बढ़ाती फिर भी बॉम्ब नहीं मिला। अब इधर ये धीरे धीरे बात फैल गई कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब जो कि सबसे तबाह खतरनाक, वो समंदर में गिरा हुआ है, और अगर गलती से फट गया तो फिर आसपास के जो आइलैंड है वहाँ पे क्या तबाही मचाएगी। अब लोग डरे हुए हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम सब क्या होंगे जो आसपास नज़दीक में भी हैं। और इस डर के बीच में तलाश जारी है। अमेरिकी नेवी, एयरफोर्स, सारी टीमें लगी हुई हैं और उन्हें यह भी ख़तरा मालूम है कि हाइड्रोजन बम से क्या कुछ हो सकता है। तलाश जारी रही। 1958 से लेकर लगभग अगले 45 साल बीत गए, कमी कोई नहीं छोड़ी ढूंढने में। समंदर का चप्पा चप्पा छान मारा, हाइड्रोजन बम नहीं मिला। लास्ट में थक कर 2001 में, यानी कि करीब 43 साल, आफ्टर 43 ईयर्स, US एयरफोर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसने कहा कि बॉम्ब मिले या ना मिले, अब जहां भी पड़ा हुआ है वो सेफ है। उन्होंने फिर एक लोगों को समझाने के लिए कहा कि इस बॉम्ब में, हाइड्रोजन बम में, डेटोनेट इसे करने वाला, यानी इस बम को उड़ाने या चालू करने वाला जो कैप्सूल था वो लोड ही नहीं किया है। तो जब लोड नहीं किया है तो ये ब्लास्ट नहीं होगा, ताकि लोग पैनिक ना हो, और न्यूक्लियर धमाका नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कह दिया, पर उन्हें यह भी पता था कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर सारे न्यूक्लियर, उसके अंदर तमाम वो चीज़ें हैं जो बर्बाद कर सकती हैं, वो सारे बॉम्ब में हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर। अब तलाश भी इतनी सारी कर ली, 43 साल तक मिला नहीं। 2001 में इसको रोक दिया गया और ये भी कहा गया कि अब इस बम को कोई नहीं ढूंढेगा, क्योंकि हमने बहुत पैसे लगा दिए, बहुत इंसान लगा दिए और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब इस बॉम्ब को कोई नहीं ढूंढेगा और इसको डरने की दुनिया की ज़रूरत नहीं है। बल्कि साथ में एक चेतावनी भी दी गई
कि अब ये जब बम है जहाँ पड़ा हुआ उसको वहीं पे रखा जाए, इसको निकालने के लिए इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो हो सकता है कि धमाका हो जाए। तो अगर ये समंदर की गहराई में कहीं अटक के फंसा हुआ है तो ये वहीं ज़्यादा महफूज है और ज़्यादा सेफ है। बाकी फ्यूचर का पता नहीं कब क्या होगा, लेकिन अब इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसे निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा खतरा है। ये कहकर अमेरिकी एयरफोर्स, अमेरिकी गवर्नमेंट ने इस बॉम्ब की तलाश को बंद कर दिया। लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश, बहुत सारे जासूस, बहुत सारे लोग इस हाइड्रोजन बॉम्ब में उनकी दिलचस्पी थी। अमेरिकी तलाश रोकने के बावजूद बहुत सारे लोग इस हाइड्रोजन बम की खोज में समंदर के गोते मारते रहे। बाद में बहुत सारी कहानियाँ आई। कहा गया कि उस वक्त यूएसएसआर, सोवियत संघ, इसकी पनडुब्बियाँ भी स्पेशली इस बॉम्ब की तलाश में निकली थी, क्योंकि किसी से छुपी बात थी नहीं, तो इस बॉम्ब की तलाश में निकली। कुछ लोग कहते हैं कि यूएसएसआर, सोवियत संघ की पनडुब्बियों को ये बॉम्ब मिल गया था और वो बॉम्ब अपने साथ ले गए, लेकिन सोवियत संघ ने हमेशा इस बात से इनकार किया। कुछ कहते हैं कि उन्हें, सोवियत संघ को भी ये बॉम्ब नहीं मिला। कुछ का कहना है, अलग अलग सी कहानियाँ हैं, कुछ का कहना है कि बॉम्ब को एलियन ही ले गया, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ये बॉम्ब है आज भी समंदर की गहराई में, लेकिन किस दिशा में है, कहाँ पर है, ये कहना मुश्किल है। अब दूसरी तरफ इस बॉम्ब को समंदर में गिराकर जो उसके पायलट थे, इस बॉम्ब को जो लेकर जा रहे थे, मेजर रिचर्डसन, उनको अमेरिकी सरकार ने बाकायदा सम्मानित किया और उनको फ्लाइंग क्रॉस अवार्ड से नवाजा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। अगर वो इस बॉम्ब को किसी रनवे या कहीं और अपनी जान बचाने के लिए उड़ा देते, आबादी पे गिर जाते प्लेन, तो लाखों लोग मारे जाते। दूसरी तरफ जिस फाइटर जेट ने इस हाइड्रोजन बॉम्ब को ले जा रहे प्लेन को टक्कर मारी, हालांकि गलती उसकी भी नहीं थी, रडार पे दिखी नहीं, उसके साथ भी एक दिलचस्प किस्सा हुआ ये कि वो अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट से कूद गया। पैराशूट से वो कूद गया और उस प्लेन को छोड़कर, जो डैमेज हो गया था, उसकी पंख टूट गई थी, बिना पंख के वो फाइटर जेट एक खेत में लैंड हो गया और उसको और कोई नुकसान नहीं हुआ। पायलट नहीं था, पायलट कूद चुका है, लेकिन वो फाइटर जेट एक पंख के बिना भी एक खेत में लैंड कर गया और न किसी और को नुकसान हुआ, न उस फाइटर जेट को कोई नुकसान हुआ। बाद में इस पायलट को वियतनाम वॉर में भेजा गया। वियतनाम वॉर में उसने अच्छी लड़ाई लड़ी और फिर उसको इसके लिए वहाँ की एयरफोर्स ने सिल्वर स्टार अवार्ड से नवाजा। तो दोनों एक्सीडेंट में दोनों गलतियाँ किसी की नहीं, पायलट की, लेकिन दोनों को अवार्ड भी दिया गया। लेकिन आज करीब 64 ईयर्स हो गए, 58 को गुजरे हुए। आज भी ये हाइड्रोजन बॉम्ब कहाँ है, समंदर की गहराई में है या फिर इसे कोई लेकर निकल गया, ये किसी को पता नहीं। ये आज भी एक राज है और कहते हैं गुपचुप तरीके से खुद अमेरिका भी इसको ढूंढने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ऑफिशियली इसकी तलाश को अमेरिका ने करीब 21 साल पहले बंद कर दिया है। तो ये थी कहानी हाइड्रोजन बम, उस हाइड्रोजन बम की जो पिछले 64 साल से गुम है। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले अपना सिलसिला। आज डॉक्टर राज बाडेकर जी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर राज साहब। इसके अलावा मिशकात, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मिशकात। और इजाज़ अहमद उनकी बेटियाँ हैं ये। संतोष जी, इनका भी आज जन्मदिन है। और अशोक डूडी बिश्नोई जी ने भेजा है और इनकी एनिवर्सरी भी है दोनों की, तो आप दोनों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भी। इसके अलावा माहिरा मारूफ अली ख़ान, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे माहिरा। और मारूफ खान ने भेजा, उनकी बेटियां हैं, हालांकि 18 को इनका बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अक्षय शिंदे का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अक्षय, महाराष्ट्र से हैं ये, और चंद्रशेखर शिंदे ने भेजा है। इसके अलावा इनाया नूर का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे इनाया। डॉक्टर आकिल अहमद ने भेजा, बल्कि आकिल अहमद ने भेजा, सॉरी, और इनकी बेटियां हैं ये। इसके अलावा निखिल सोइन का भी जन्मदिन 20 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे निखिल। मनोज सोइन ने भेजा है। मनीषा झा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मनीषा झा। एक मनीषा झा मेरी टीम में भी हैं। इनके फैंसी हैं सिद्धार्थ शर्मा, उन्होंने भेजा है। अंकुश कुमार हैं और इनका भी 20 को बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे अंकुश। और सोन कुमार ने भेजा है, बल्कि सोनू कुमार समस्तीपुर से। इसके अलावा अविनाशी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अविनाशी। और नील कुमार, इन्होंने भेजा है भरतपुर, 19 तारीख को इनका जन्मदिन था। इसके अलावा जल्पा और प्रमार करण जी की एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और साथ में पारुल आहूजा और
अमनदीप आहूजा जी के भी एनिवर्सरी है, ये सेटल यूएस से हैं, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। अब मेल, काजल जी ने एक मेल लिखा है, उन्होंने लिखा है कि इनका बेटा जो है वो पेले की स्टोरी सुनना चाहता है, द ग्रेट फुटबॉलर, यूके से हैं ये, तो मैं कभी ज़रूर सुनाऊंगा, मैं भी पेले का फ़ैन रहा हूँ, अभी भी हूँ। रागनी, इन्होंने मैसेज लिखा है और इनकी मम्मी हैं मनीषा देवी जी, कहानियाँ सुनती हैं बहुत शौक से, थैंक यू वेरी मच मनीषा जी। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ क्राइम तक मेल लिखने के लिए वो मेल लिखना सीख रही हैं, बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर, थैंक यू सो मच। हज़ारीबाग से हैं ये। गुरजीत संधू जी हैं इंडियन आर्मी से, थैंक यू वेरी मच गुरजीत जी मेल लिखने के लिए। मोहम्मद सलमान अली हैं और ये राजशेखर रेड्डी की कहानी सुनना चाहते हैं, आंध्रा के एक सीएम, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मौत हो गई थी। कौशल कुमार पटेल हैं, ये नरोदा पाटिया हत्याकांड की कहानी सुनना चाहते हैं। अनंत महतोलिया जी एक स्टोरी की फरमाइश इनकी भी है। इसके अलावा मुरनाल भोंडे हैं, एक स्टोरी इन्होंने भी फरमाइश की है। अमोल जय भाई हैं, किशन अहीर है, जॉय सरकार है, आपका मेल पढ़ा मैंने जॉय साहब। बिट्टू हैकर हैं, एचएस बाजवा है, एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा मंजर मुंतशिर हैं, वैशव सीए फाइनल भोपाल से। संजीव कुमार रनवे 34 की स्टोरी सुनना चाहते हैं। सनाउल्ला शेख नेपाल से हैं। हर्षवर्धन आर चौहान साहब हैं। इसके अलावा मुबारक शेख है, नौशाद अंसारी हैं, निशांत कुमार दिल्ली से हैं, हिमांशु राणा हैं। और इन्होंने कहा कि एक वक्त दिल्ली में बहुत ज़ोर से वो चला था कि दूध पीने वाली बातें की, मंदिरों में हर जगह दूध पी लें गणेश जी, तो उसकी सच्चाई क्या हुई, तो वो उसी वक्त उड़ा था सब कुछ, फिर बाद में सब कुछ शांत हो गया। मोहित जैन हैं, सीमा छाबड़ा जी हैं, शाहनवाज नायकवाड़े हैं, ममता बिस्ट हैं और इनकी ये और इनकी सास दोनों कहानियाँ सुनती हैं, थैंक यू सो मच आप दोनों का। इसके अलावा बबलू कुमार हैं, इन्होंने लिखा कि क्राइम तक वेबसाइट पे कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो अच्छी नहीं है, फैमिली के साथ देखने लायक। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, मैंने आज ही बोला भी है सुनील से भी और प्रवेश से भी कि आइंदा ऐसी तस्वीरें ना लगे। बड़ा सिंपल सा एक तरीका है, जो चीज़ मैं मेरी फैमिली के साथ, मैं अपने बीवी बहन बेटी इनके साथ जो तस्वीरें देख सकते हैं या जो चीज़ें पढ़ सकते हैं, अगर मैं ये सोच लूँ कि वही तस्वीरें डालेंगे तो हमसे कोई गलती नहीं होगी। कई बार गलती लेकिन लोग कर देते हैं, आइंदा मैं कोशिश करूँगा इस तरह की तस्वीरें ना लगे। ए इकबाल है, तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और जो कहानी की फरमाइश की है वो भी आपकी जल्दी पूरी होगी। तो आज कहानी में इतना ही है, आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।